हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर होंगे और रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा क्लास 11th का है, जो कि चैप्टर 7 होने वाला है। और हम देखेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि किस तरह के सवालात 11th क्लास में उर्दू से रिलेटेड पूछे जाते हैं और कितने सवालात कैसे कैसे ऐड किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है ये। और अगर लास्ट तक ना बने रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये चैप्टर छूट जाए और आप सवालात में फंस जाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि चैप्टर वाइज चैप्टर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सवाब जारिया कमाने के लिए अपने दोस्तों, अहबाब, अकारिब, साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी जिस चीज़ के एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें उर्दू से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। कमेंट में लिख दें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है उर्दू से रिलेटेड, तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं सवालों को चैप्टर 7 में कि किस तरह के सवालात ऐड किए जा सकते हैं। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है कि जेल में प्रेमचंद का इब्तदाई नाम कलमबंद करें। ये प्रेमचंद जो है दोस्तों, इनका इब्तदाई नाम कलमबंद करें, यानी कि इब्तदाई मतलब शुरुआती नाम, ठीक है। ऑप्शन ए प्रेम राय, ऑप्शन बी नवाब राय, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी धनपत राय। तो साथियों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि प्रेमचंद का इब्तदाई नाम जो है वो नवाब राय है, ठीक है। ये इब्तदाई नाम भी है और फिर क्या कहते हैं, उनके घर में नवाब राय ही से इनको पुकारे जाते थे, नवाब राय से पुकारते थे। अगर सवाल में आ जाए कि प्रेमचंद को किस नाम से पुकारा जाता था, कौन सा नाम लेकर लोग उनको पुकारते थे, तो इससे पता चल जाएगा कि नवाब राय से पुकारते थे भी और इनका इब्तदाई नाम है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? मुताले के मुताबिक सही दर्ज करें। ये प्रेमचंद जो हैं, इनके वालिद का नाम क्या था? मुताले के मुताबिक, यानी मुताले मतलब पढ़ने के मुताबिक, आप किताबों का मुताला किए होंगे, दौरा किए हैं, तो उसी के मुताबिक, जहन के मुताबिक सही दर्ज करें। ऑप्शन ए अजीब लाल, ऑप्शन बी शंकर लाल, ऑप्शन सी अजायब लाल, ऑप्शन डी कन्हैया लाल। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रेमचंद के वालिद का नाम जो था वो अजायब लाल था, ठीक है, अजायब लाल था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर तीन में पूछा गया कि प्रेमचंद के वालिद क्या थे? मुंतखब करें। ये प्रेमचंद जो हैं, इनके वालिद क्या थे? मुंतखब करें। ऑप्शन ए क्लर्क, ऑप्शन बी मास्टर, ऑप्शन सी सिपाही, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 भी आसान सवाल है। अगर आप शामिल निसाब जो किताब है उसका मुताला किए होंगे तो ज़रूर आपको बखूबी पता होगा कि प्रेमचंद के वालिद क्या थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेमचंद के वालिद जो थे वो क्लर्क थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल रोशनी कहानी में बूढ़े शख्स ने महात्मा किसे कहा? इंतखाब करें। यहाँ पर अलिफ छूट गया है, अलिफ होना चाहिए था। कि दर्ज झेल रोशनी कहानी में बूढ़े शख्स ने महात्मा किसे कहा? इंतखाब करें। ऑप्शन ए IPS को, ऑप्शन बी क्लर्क को, ऑप्शन सी ICS को, ऑप्शन डी किसान को। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल रोशनी कहानी में बूढ़े शख्स ने जो महात्मा कहा था, महात्मा नाम से जो कहा था, तो ICS को कहा था, ठीक है। ICS जो ऑफिसर था उसी को कहा था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि रोशनी में सबसे अहम किरदारों की सही निशानदेही करें। ये रोशनी जो कहानी है शामिल निसाब में, उसमें अहम किरदारों का नाम, ठीक है, सबका नहीं बल्कि अहम किरदारों की सही निशानदेही करें कि जिन पर दारो मदार है पूरी उस रोशनी की, ठीक है। रोशनी कहानी का पूरा दारो मदार है, उसमें जो अहम किरदार हैं उनका नाम सही दर्ज करें। ऑप्शन ए बेवा औरत ICS, ऑप्शन बी प्रेमचंद ICS, ऑप्शन सी बेवा औरत बूढ़े शख्स, ऑप्शन डी सभी लोग। तो साथियों, सवाल नंबर 5 में जो पूछा गया कि रोशनी में सबसे अहम किरदारों की सही निशानदेही करें, तो इसे सभी लोग किरदार हैं, लेकिन सभी लोग किरदार हैं, ठीक है, सिर्फ किरदार हैं, जो कि किरदार से नहीं बल्कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अहम किरदारों का नाम, अहम जो खास है, जिन पर
पूरी कहानी जमी हुई है और उनसे हमें सबक आमोज होनी चाहिए पूरे लोगों को, पूरे किताब पढ़ने वालों को। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर बेवा औरत और ICS ये अहम किरदार हैं, 2 अहम किरदार हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मुदर्रिस का सही माना मुंतखब करें। मुदर्रिस जो है इसका सही माना क्या होता है, मुंतखब करें। ऑप्शन ए पढ़ने वाला, ऑप्शन बी मारने वाला, ऑप्शन सी पढ़ाने वाला, ऑप्शन डी पैदा करने वाला। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में मुदर्रिस का सही माना क्या होता है। तो मुदर्रिस का मतलब होता है पढ़ाने वाला, टीचर, उस्ताद। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि ICS को किसकी बात दिल पे लग गई कलम बंद करें। ये ICS ऑफिसर जो था उसको किसकी बात दिल पे लग गई कलम बंद करें। ऑप्शन ए बूढ़े आदमी की बात, ऑप्शन बी खुद की बात, ऑप्शन सी बेवा औरत की बात, ऑप्शन डी प्रेमचंद की बात। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ICS ऑफिसर को ये बेवा औरत की बात जो है दिल पे लग गई थी, उसके दिल को झंझोर दिया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि इसको सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि ICS क्या सोचने पर मजबूर हो गया, मुताले के मुताबिक निशानदही करें। ये ICS जो है क्या सोचने पर मतलब मजबूर हो गया था, मुताले के मुताबिक निशानदही करें। ऑप्शन ए तालीम सिर्फ डिग्रियों में है, ये सोचने पर मजबूर हुआ। ऑप्शन बी तालीम सिर्फ कॉलेज में है, या ये ऑप्शन सी तालीम सिर्फ किताबों में है, ऑप्शन डी तालीम सिर्फ डिग्रियों में नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि ICS क्या सोचने पर मजबूर हो गया था। तो दोस्तों ये तालीम सिर्फ डिग्रियों में नहीं है, ये सोचने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि वो जो बेवा औरत थी बेचारी वो बहुत ही खुददार, पारसा, नेक और तवक्कुल पसंद थी। तो इसी वजह से वो उनकी बात को, उस बेवा औरत की बात ICS को लग गया था। तो वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गए थे कि तालीम सिर्फ डिग्रियों में नहीं है, बल्कि तालीम उस किरदार में है, पाकीज़गी में है और दिल की सफाई में है, ठीक है, ईमान में है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में कौन सी कहानी प्रेमचंद की है, दर्ज करें। ये कौन सी कहानी दर्ज झेल में जो नीचे दर्ज हैं उनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है, दर्ज करें। ऑप्शन ए खोल दो, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी बाबा नूर, ऑप्शन डी गरम कोट। तो साथियों आप सबके जहन में ज़रूर आता होगा कि सवाल नंबर 9 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में कौन सी कहानी प्रेमचंद की है, तो आपके जहन में आया होगा कि ज़रूर रोशनी भी शामिल हो गई इसमें। तो दोस्तों ये सवाल में रोशनी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि रोशनी के मुसन्निफ जो है वो प्रेमचंद की है। तो साथियों इनमें से बताना है, इन चारों में से कि प्रेमचंद की कहानी कौन सी है सवाल नंबर 9 में। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि दर्ज झेल में कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। तो साथियों ये कफन जो है, ये कफन प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है, ये कफन के मुसन्निफ प्रेमचंद है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10, इसमें पूछा गया कि झेल में मफाहिम का वाहिद क्या होगा, सही कलम बंद करें। ये मफाहिम जो है इसका वाहिद क्या होगा, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए फ़हम, ऑप्शन बी मफहूम, ऑप्शन सी फ़हमी, ऑप्शन डी फहमूद। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मफाहिम जो है इसका वाहिद क्या आता है। मफाहिम मतलब वाहिद जमा है, तो इसका वाहिद क्या होगा। तो दोस्तों मफाहिम है मफहूम की जमा है, ठीक है, मफहूम मतलब मफहूम की जमा है, ठीक है, किसी के तशरीह, किसी के बारे में पूरा दम तफसीर के साथ, किसी को मतलब किसी और तरीके से समझाना, उसी को कहते हैं मफहूम। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि बेवा औरत मजबूर होते हुए भी ICS का पैसा क्यों नहीं ली, दर्ज करें। ये बेवा औरत जो थी कहानी में, तो वो ICS पैसा दे रहा था कुछ, तो वो मजबूर होते हुए, ठीक है, मजबूर लाचार होते हुए भी ICS का पैसा क्यों नहीं लिया, दर्ज करें। ऑप्शन ए लालची थी, मैंने ज़्यादा लेने की कोशिश कर रही थी। ऑप्शन बी उसके पास पैसा था। ऑप्शन सी बाद में लेना चाह रही थी। ऑप्शन डी खुददारी और तवक्कुल पसंदी की वजह से। तो साथ ही सवाल नंबर 11 का बहुत ही साफ़ सुथरा जवाब है कि बेवा औरत मजबूर होते हुए भी ICS का पैसा क्यों नहीं ली, इसलिए कि वो खुददारी और तवक्कुल पसंदी थी, ठीक है,
वो खुददारी और तवक्कुल पसंदी की वजह से वो ICS का पैसा ना ली थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, इसमें पूछा गया कि गड्ढे में कौन गिरता है, मुताले के मुताबिक सही मुंतखब करें। गड्ढे में कौन गिरता है, मुताले के मुताबिक सही मुंतखब करें। असली वाला गड्ढा, ऐसा नहीं कि मतलब शर्मिंदगी वाला। ऑप्शन ए बूढ़ा आदमी, ऑप्शन बी बेवा औरत, ऑप्शन सी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन सी ICS, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो दोस्तों प्रेमचंद तो इसके लेखक ही हैं, तो ये क्यों गिरेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गड्ढे में कौन गिरता है, मुताले के मुताबिक सही मुंतखब करें। तो दोस्तों इन तीनों में से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि वो शख्स बूढ़ा आदमी था, बेचारे लाचार जो बूढ़े थे वही गड्ढे में गिर जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। ये गिरते हैं तो ICS ऑफिसर इन्हें बचाता है, और भी वो बेवा औरत के कहने पर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। रोशनी जो कहानी है दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है, अगर आप मुताला करें तो बहुत ही दिलचस्प मालूम होगी और बहुत ही समझदारी वाली है, उसमें सबक आमोज भी है। तो चलिए साथी सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि शामिल नहीं है निसाब में शामिल रोशनी कैसी कहानी है, इंतखाब करें। चलिए भाई यहाँ पर सवाल भी आ चुका है कि निसाब में शामिल रोशनी जो कहानी है कैसी कहानी है, इंतखाब करें। ऑप्शन ए मंतिकी कहानी है, माने कि दिमागी, मंतिकी मतलब दिमागी खेल, दिमाग से पढ़ने वाला, दिमाग से समझने वाला। ऑप्शन बी आसान सीधी सी, ऑप्शन सी टेढ़ी मेढ़ी, ऑप्शन डी कठिन है। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 भी बहुत ही आसान सवाल है कि निसाब में शामिल रोशनी जो कैसी कहानी है, तो वो दोस्ती बहुत ही आसान कहानी है, सरल कहानी है, बहुत ही साफ़ सुथरी और दिलचस्पी कहानी है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया कि जेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, दर्ज करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है शामिल निसाब में, तो उनकी पैदाइश कब हुई, दर्ज करें। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी, ऑप्शन डी 1910 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि जेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई थी, तो वो साथियों 1910 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। तो चलिए दोस्तों उन सभी से, उन नाज़रीन से, उन हजरात से, प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है जो नाज़रीन सब्सक्राइब अब तक ना किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन चैप्टर वाइज चैप्टर पहुंचता रहे और आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथी सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के दादा का नाम क्या था, सही दर्ज करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इनके दादा का नाम क्या था, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए सैयद लुकमान, ऑप्शन बी सैयद फिरोजुद्दीन, ऑप्शन सी सैयद वहीदुद्दीन, ऑप्शन डी मोहम्मद रशीद। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के दादा का नाम जो था वो सैयद वहीदुद्दीन नाम था, है ना, सैयद वहीदुद्दीन नाम था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई, इंतखाब करें। ये तो इनकी पैदाइश जो हुई थी, तो पूछा गया था ऊपर में दर्ज बाला सवालों में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी, तो 1910 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पैदा हुए थे, इंतखाब करें। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी अजीमाबाद में। तो साथियों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई थी वो साथियों अजीमाबाद पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ हुए थे, अजीमाबाद पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि शाहिद खेल रहा है, इसमें फ़ाइल की निशानदेही करें। ये शाहिद खेल रहा है, इसमें फ़ाइल की निशानदेही करें, यानी कि बताएं कि इसमें फ़ाइल कौन है। ऑप्शन ए खेल, क्या खेल फ़ाइल है। ऑप्शन बी क्या शाहिद फ़ाइल है। ऑप्शन सी क्या रहा खेल है, रहा फ़ाइल है। ऑप्शन डी क्या है फ़ाइल है। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शाहिद खेल रहा है, इसमें फ़ाइल कौन है। तो दोस्तों इसमें फ़ाइल शाहिद है, क्योंकि फ़ाइल की तारीफ़ ये है कि फ़ाइल उसे कहते हैं जो किसी काम को करने वाला हो, ठीक है, जो काम को करता है, जो काम करता है उसी को फ़ाइल कहते हैं, करने वाले को, यानी कि पढ़ने वाले को, मारने वाले को, खेलने वाले को, है ना, समझाने वाले को, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले को, जो कर रहा है, करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का।
सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि जेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम दर्ज करें। जेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, ऊपर तो दादा का नाम बताया गया था जो कि उनके दादा का नाम सैयद वहीदुद्दीन था, और इनके अब वालिद का नाम दर्ज करें। ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद वहीदुद्दीन, ये तो दादा हैं तो हो ही नहीं सकते, चलिए काट दिया जाए। ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद रशीद। ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद कलीमुद्दीन। ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद सादिक। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम जो था वो सैयद मोहम्मद रशीद है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि जेल में अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ कौन है। ये अनोखी मुस्कुराहट जो है इसके मुसन्निफ कौन है, इसके लेखक, इसके कातिब कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद। ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां। ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन डी सुहेल अजीम आबादी। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा दुरुस्त जवाब जो होगा कि अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ कौन है, तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि इसके मुसन्निफ जो हैं वो सैयद मोहम्मद मोहसिन है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाना का नाम क्या है, सही कलम बंद करें। इनके अब नाना के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके नाना का नाम क्या है, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए यूसुफ हुसैन। ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी वाहिद हुसैन। ऑप्शन डी नवाब हुसैन। तो दोस्तों अगर आप शामिल निसाब में जो किताब है उसका आप बखूबी तरीके से मुताला किए होंगे, जहन लगाकर गौर व फिक्र से दिलचस्पी के साथ, तो ज़रूर आपको इन तमाम सवालात में से कुछ तो सवालात मतलब आते ही होंगे जहन में। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का आपके जहन में आता हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें कि सवाल नंबर 20 का मतलब नाना का नाम ये है। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाना का नाम जो था वो यूसुफ हुसैन है। यूसुफ हुसैन है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाना कहाँ के रहने वाले थे। ऊपर तो पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाना का नाम क्या था, तो जो कि यूसुफ हुसैन था, तो यूसुफ हुसैन यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाना कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए पटना के। ऑप्शन बी लाहौर के। ऑप्शन सी पंजाब के। ऑप्शन डी काको के। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाना जो कि यूसुफ हुसैन है वो काको के रहने वाले थे, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया कि जेल में प्यामे मर्ग का माना क्या होगा, कलम बंद करें। ये प्यामे मर्ग जो है इसका माना क्या होगा, कलम बंद करें। ऑप्शन ए बीमारी की खबर। ऑप्शन बी मौत का पैगाम। ऑप्शन सी शिफा का पैगाम। ऑप्शन डी मरने का वक्त। तो साथियों सवाल नंबर 22 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है कि प्यामे मर्ग का माना क्या होगा, कलम बंद करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्यामे मर्ग मतलब बोलते हैं मौत, अब प्याम मतलब पैगाम बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि मौत का पैगाम, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि जाहिद ने खालिद को मारा। जाहिद ने खालिद को मारा, इस जुमले में मफ़ऊल की निशानदेही करें। अब जाहिद ने खालिद को क्यों मारा बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों इस जुमले में मफ़ऊल की निशानदेही करें, मफ़ऊल कौन है। ऑप्शन ए जाहिद। ऑप्शन बी मारा। ऑप्शन सी खालिद। ऑप्शन डी को। तो साथियों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जाहिद ने खालिद को मारा, इसमें मफ़ऊल कौन है। तो दोस्तों फ़ाइल तो पता चलता है कि फ़ाइल करने वाले को कहते हैं, जैसे कि मारने वाले को, पैदा करने वाले को, और लिखने वाले को, समझने वाले को, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन मफ़ऊल किसको कहते हैं, मफ़ऊल किसे कहते हैं साथियों। तो मफ़ऊल दोस्तों कहते हैं उसको कहते हैं, मफ़ऊल की तारीफ़ ये है कि मफ़ऊल उसे कहते हैं जिस पर कोई काम वाक़े हो, ठीक है। जिस पर कोई काम वाक़े हो, तो मारने वाला, मारना, पीटना, लिखना, पैदा करना ये काम है, ठीक है। और वाक़े किस पर हो रहा है, खालिद पर। जाहिद ने खालिद को मारा ना, खालिद पर वाक़े हो रहा है, तो इसको मफ़ऊल कहेंगे, ये मफ़ऊल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का, क्योंकि काम को करने वाले को हम फाइल कहते हैं, और जिस पर काम वाक़े हो यानी कि जिस पर काम हो, जिस पर काम हो, यानी कि मारने का काम किस पर हो रहा है, ये हो रहा है खालिद पर, यानी कि जाहिद ने मार रहा है तो जाहिद फाइल हो गया, जाहिद फाइल है, और ये काम वाक़े हो रहा है खालिद पर, तो खालिद मफ़ऊल हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई, मुंतखब करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इनकी इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम कहाँ से हुई, मुंतखब करें।
ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी घर से, ऑप्शन सी काको से, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर से। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की इब्तदाई तालीम जो हुई थी दोस्तों वो घर ही से हुई थी। ठीक है, घर से वो इब्तदाई तालीम हासिल किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक पास किस सन ईस्वी में हुए, दर्ज करें। यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है मैट्रिक पास किस सन ईस्वी में हुए, दर्ज करें। ऑप्शन ए 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1926 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक पास किस सन में हुए थे, तो वही 1926 ईस्वी में मैट्रिक पास हुए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जहन में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपको दिलचस्पी आती होगी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने में, सवालों को हल करने में और आपके सवालों को आसानियाँ बनाने में। तो चलिए साथियों आप इसी तरह रोज़ बरोज़ अपने चैप्टर वाइज चैप्टर एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी तरीके से कर लें और मजबूत इतना कर लें कि जब आप सवाल गाह में बैठें यानी कि इम्तहान गाह में बैठें तो अपने सवालों को देखकर बआसानी हल कर सकें ताकि आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। क्योंकि दोस्तों मैट्रिक और इंटर और मैट्रिक और 11th और 12th जो एग्ज़ाम होते हैं वो ये तीनों बहुत ही ख़ास एग्ज़ाम होते हैं। इन्हीं में हमें अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब होना पड़ता है ताकि आगे जो फ्यूचर में आने वाले वैकेंसीज आते हैं और बहुत सारे मतलब जॉब्स जो आते हैं वो मेरिट लिस्ट पर दोस्तों लिए जाते हैं, चुने जाते हैं मेरिट लिस्ट पर। क्योंकि हम सबको पता है कि मेरिट लिस्ट पर चुने जाते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम अच्छा रहता है, कामयाब नंबर होता है, अच्छे नंबरात से कामयाब रहते हैं, तो उन्हीं लोगों का चयन होता है, उन्हीं लोग चूज़ किए जाते हैं, इंतखाब किए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सब चैप्टर बाई चैप्टर बखूबी तरीके से मजबूत तरीके से पढ़ते रहें और एग्ज़ाम अच्छे से दें और अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें ताकि फ्यूचर में इन सब की दिक्कत ना आ सके, मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबरात से ना कामयाब होने की ये दिक्कत ना आ सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।